आवाज। दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों, हरियाणा जीके की क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा जीके के लिए हमने प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की एक सीरीज चलाई हुई है और ये आज इस सीरीज की हमारी 5वीं क्लास है। तो दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हम कुछ करंट के भी क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सभी को डिस्कस करेंगे और आने वाले एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो भी छात्र आज नए हैं तो दोस्तों वो हमारी पिछली 5-4 वीडियो हैं, क्लासेज हो चुकी हैं, उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में आज हमारी नई क्लास है, शुरू करते हैं आज की हमने नई क्लास को। तो दोस्तों, सोनीपत के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट चाणक्य है। तो ये पिछले 13 साल से आप लोगों की सेवा के अंदर है। हजारों बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हो के जा चुके हैं और अब आपकी बारी है। तो दोस्तों, आज की सीरीज के अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन ये कि दोस्तों ये बताइए कि कौन से जिले के अंदर महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो पहले तो मैं आप से क्वेश्चन करता हूं, ये बताइए जो साक्षर शब्द आया है ये किस के लिए यूज होता है, कि हम साक्षर किसको कह सकते हैं। आपसे कई बार पूछा जाता है कि साक्षर और शिक्षित में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर साक्षर शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, साक्षर वो होता है जो अपना नाम लिख सकता है और पढ़ सकता है, उसको हम साक्षर कहेंगे। ठीक है। और शिक्षित वो होता है जो किसी चीज पर विचार कर सकता है, सोचने अपने एक अपना अलग दृष्टिकोण दे सकता है, उसको हम शिक्षित कहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ पर है, फरीदाबाद, करनाल, अंबाला या गुड़गांव। बताइए यदि आपको इसका क्वेश्चन आंसर पता है। तो यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा आपकी ये गुरुग्राम के अंदर है। गुड़गांव या हम इसको कह सकते हैं गुरुग्राम। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है वो है गुड़गांव के अंदर। ये मैं 3 जिलों के बारे में आपको बताऊंगा क्रम के अनुसार। सबसे पहले गुड़गांव का नंबर आता है, उसके बाद पंचकुला और फिर अंबाला। गुरुग्राम, पंचकुला और अंबाला, यानी सबसे ज्यादा गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद नंबर आता है पंचकुला का और उसके बाद आता है अंबाला का। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपको ये दे दिया जाए और पूछ लिया जाए इनके क्रम बताइए कि क्रम के अनुसार कौन से में ज्यादा है और कौन से में कम है, इस तरह से। और परसेंटेज भी आपसे पूछ ली जाती है। तो ये है आपकी यहाँ पर 77.60। ये भी परसेंटेज भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है। अब दोस्तों, जैसे सबसे ज्यादा का विपरीत होगा सबसे कम। यदि कई बार आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा, कम के में बताइए आप सबसे कम। तो दोस्तों, हम मेवात को पिछड़ा जिला मानते हैं, मेवात, और फिर आएगा पलवल। पलवल ये पिछड़ेपन में, पिछड़ेपन में इनका इस तरह से रहेगा कि मेवात के अंदर साक्षरता दर सबसे कम है। अगर कम की बात आ जाए तो आप किसके साथ जाओगे, मेवात, उसके बाद आ जाता है पलवल। और मेवात के बारे में परसेंटेज में आ जाए तो मेवात का परसेंटेज में आएंगे 37.6 और यहाँ पे 54.6, इस तरह से। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया है, तो इनको आपने नोट कर लेना है। कोई भी छात्र मेरी क्लास के अंदर पहली बार आया है तो वो कॉपी पेन साथ लेके बैठे और जो चीजें हैं उनको नोट करता रहे। उसके बाद यहाँ से जनगणना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जनगणना है दोस्तों, ये 10 वर्ष के बाद, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। भारत के अंदर सबसे पहली जनगणना 1881 में हुई थी और उसके बाद अंतराल में 10 साल के बाद होती रही। ठीक। हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर पहली बार जो जनगणना हुई हरियाणा की अपनी अलग से, तो वो हुई थी 1971 में। 1971 में, 1971 से पहले
1961 में हुई जनगणना। 1961 के अंदर तो हम किसका हिस्सा थे? पंजाब का। तो उस दौरान तो पंजाब के साथ हुई थी। हरियाणा बनने के बाद हमारी पहली हरियाणा की जनगणना ये 1971 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि हरियाणा की पहली अपनी जनगणना कब हुई। ठीक है, क्लियर ये चीजें? तो दोस्तों इस तरह से ये चीजें आपने ध्यान रख लेनी है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। हाँ, अगर देखना यहाँ पर मैंने महिलाओं के बारे में बताया है, अगर पुरुषों से क्वेश्चन आ जाता है आपसे पुरुषों के बारे में, तो पुरुषों में भी सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये आएगा आपका रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी पुरुषों में आपका आ जाएगा रेवाड़ी। यानी सबसे ज्यादा साक्षर व्यक्ति कहां पर हैं? ये रेवाड़ी में। रेवाड़ी का सबसे सर्वाधिक आएगा। क्लियर? और सबसे कम में फिर आप बताइए किसके साथ जाओगे? मेवात है, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी, दोनों में। ये महिलाओं में भी और पुरुषों में भी, दोनों में सबसे कम है मेवात। ये दोस्तों मैंने आपकी बताई है, ये मेल की बताई है, और ये डाटा हमारे कौन से थे? ये फीमेल के थे। तो इस तरह से आपने ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, आदि बद्रीनाथ का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? यमुना नदी, सरस्वती, मारकंडा, गंगा। बताइए, आदि बद्रीनाथ। गंगा के बाद जो सबसे ज्यादा भारत के अंदर या पूजे जाने वाली जो नदी है उसका क्या नाम है? और उसी नदी का जो संबंध है आदि बद्रीनाथ से माना जाता है। सोचिए आप, बताइए क्या आंसर हो सकता है? चलो आइडिया दे देता हूं मैं। हरियाणा की एक वो नदी नदी जो अब लुप्त हो चुकी है, उसको सरस्वती। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सरस्वती। दोस्तों सरस्वती जो नदी है वर्तमान समय में ये लुप्त हो चुकी है, और गंगा के बाद सबसे ज्यादा पूजी जाने वाली नदी सरस्वती ही है। ठीक है, और इसका उद्गम स्थान हिमाचल के सिरमौर जिले से, सिरमौर जिले से। और महाभारत की जो रचना करने वाले वेद व्यास ने जो रचना की थी महाभारत की, इसी नदी के किनारे पर महाभारत, महाभारत की रचना कई बार ये आ जाता है कि कौन सी नदी के किनारे पर की गई थी, वो आप बताओगे। सरस्वती नदी के किनारे पर। और ये एक क्वेश्चन और भी आता है कि हरियाणा के कौन से जिले के अंदर ये प्रवेश करती है? ये प्रवेश करती थी यमुनानगर, यमुनानगर। तो ये इस तरह से आपने ये डाटा आपको ध्यान रखने हैं। और आप ये देखना दोस्तों, अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए सदा बहने वाली जो हरियाणा की जो नदी है वो कौन सी है? वो सदा बहने वाली नदी है यमुना नदी। यमुना नदी सारा साल बहती रहती है, बाकी क्या है? ये बरसाती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान का प्रारंभ किया था? युवा जागरण, जनजाति जागरण, सामाजिक समरसता, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आंसर हो सकता है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने एक अभियान शुरू किया 22 जनवरी 2015, 2015 में, और इस अभियान का नाम दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके पीछे कारण क्या था कि हरियाणा के अंदर जो सेक्स रेशो है, लिंग अनुपात, अनुपात ये सबसे कम था। ठीक है, लिंग अनुपात हरियाणा के अंदर सबसे कम था, सेक्स रेशो, इसलिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की जो शुरुआत की वो हरियाणा से की थी। ये क्वेश्चन कई बार आता है। देखो देश के अंदर सबसे कम जो लिंग अनुपात के 100 जिले छाटे गए थे देश के अंदर। पूरे देश में ये कहा गया कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात की कम कहाँ पर है, इसके लिए 100 जिले छाटे गए थे, और इन 100 जिलों के अंदर हरियाणा से 12 जिले थे। देखो 100 पूरे देश में है, 100 और हरियाणा से कितने हैं? 12। तो इसलिए ये जो चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये हरियाणा में चलाया गया। क्लियर? ये चीज आपने ध्यान रखना है। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला था महेंद्रगढ़। इसमें हरियाणा के
12 जिलों के अंदर सबसे पहले नंबर पर हम देखें तो ये महेंद्रगढ़ जिला था, महेंद्रगढ़। अब जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए आपसे, जो लिंग अनुपात की बात की है तो वो हरियाणा में कितना था। अब ये जनगणना 2011 की आंकड़े पेश करूंगा मैं आपके सामने, तो ये है 1000 पुरुषों के पीछे जो महिला की संख्या है 879, 869 बोलेंगे या 89। बहुत सारे बच्चों को 59, 69, 79 में अंतर नहीं पता। ये 70 9 79, 60 9 69 और 50 9 59, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। क्लियर। एक बार ये हरियाणा के अंदर एग्जाम आया था, उसमें हिंदी के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया था कि इसको बताइए हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है, यानी सबसे ज्यादा जो खनिज है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर मिलेंगे। देखो दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर हरियाणा है मैदानी इलाका है, यहाँ पर खनिज इतनी बड़ी मात्रा के अंदर नहीं है, लेकिन हरियाणा के जो 22 जिले हैं, 22 जिलों में से अगर हम देखें खनिज सबसे ज्यादा कहाँ पर हैं, तो आप किसके साथ जाओगे, आप गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़ या फतेहाबाद। तो हम जाएंगे महेंद्रगढ़ के अंदर। इन जितने भी 22 जिले हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो खनिज है वो महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी, एक स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने कोहिनूर पत्र का संपादन किया था, संपादक रहे थे। नया क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रभान गुप्त, श्री राम शर्मा या नेकीराम शर्मा। राइट आंसर रहेगा इसका बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त है, उन्होंने एक समाचार पत्र था कोहिनूर, या कई बार ये आ जाता है इस तरह से आ जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त ने कौन से पत्र का संपादक थे, वो इस तरह से आ जाएगा। अब इनके बारे में ये भी पूछा जा सकता है, इनका संबंध किससे। दोस्तों अब तो जो जिला है ये झज्जर है, पहले ये किसका पार्ट था, झज्जर, हाँ भाई, रोहतक का, क्योंकि इस समय तो इसका संबंध रोहतक था, लेकिन आज के समय इनका जो गांव है ना, गुडियानी गांव है इनका, गुडियानी। ये झज्जर जिले के अंदर आएगा, झज्जर जिले में आता है गुडियानी। तो इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक शिवशंभू के चिट्ठे, शिवशंभू के चिट्ठे, ये भी एक इन्हीं की रचना है। आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है ना, शिवशंभू के चिट्ठे ये किसकी रचना है, ये रचना है इन्हीं की। नेक्स्ट देखिए आप, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थान कहां पर है। जो टांगरी नदी है ये कहां से निकलती है दोस्तों, मेवात पहाड़ियों से, यमुनोत्री से, डागसाई से, मोरनी की पहाड़ियों से। बताइए, मैंने 2 3 दिन पहले क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर उत्तर में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है ये मोरनी की पहाड़ियां हैं। मोरनी की जो पहाड़ियां हैं यहीं से क्या निकलती है, टांगरी नदी, और ये है बरसाती, बरसाती नदी। यानी जब बरसात होगी तो इसके अंदर पानी आएगा, नहीं तो और बाकी साल क्या है ये सूखी रहती है। तो इसलिए जो टांगरी है बरसाती नदी है और इसका उद्गम स्थान है मोरनी की पहाड़ियों से। हरियाणा के उत्तर के अंदर जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, और दक्षिण के अंदर अरावली की पहाड़ियां हैं। ठीक है, आगे चलिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हरियाणा के पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा था, कि जब एक बीमा योजना स्टार्ट की थी उसमें यह कहा गया था कि कम से कम हमारे को 1 लाख जो पशु है ना उनका बीमा करना है। और इस बीमे के लिए मैंने आपको बताया था जितने भी बड़े पशु हैं उनके लिए जो प्रीमियम रहेगा वो 100 रुपये, जैसे भैंस है, आपकी गाय है, ऊंट है,
घोड़ा, और जो छोटे पशु हैं, बकरी, भेड़, इस तरह के इनके लिए प्रीमियम था 25 रुपए। और जो एससी कैटेगरी में है वो उनके लिए ये प्रीमियम क्या है, फ्री, वहां पर उनको इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? अकबर एक मुगल शासक हुए हैं और उस दौरान एक रेवाड़ी के शासक थे जिन्होंने इसके साथ युद्ध किया था। तो राव दुलाराम, राव करण सिंह, फूल सिंह या हेमचंद्र। तो दोस्तों, रेवाड़ी के एक प्रसिद्ध शासक हैं एक हिंदू राजा, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा थे हेमचंद्र। इनका निक नेम था हेमू। हेमू के नाम से इनको जाना जाता था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी, पानीपत की सेकंड लड़ाई। और इसके तरफ देखो, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई या हेमू कौन सी लड़ाई के अंदर मारा गया, वो इसी लड़ाई के अंदर मारा गया था। आप एक चीज देखना, अकबर, कई बार हम ये आता है इस तरह से, ये युद्ध लड़ा गया था हेमू और अकबर के बीच की बात कही जाती है। अकबर, आप ये देखना, अकबर तो जब ये युद्ध हुआ था, ये 13 साल 8 महीने का था, 13 वर्ष मात्र 8 मास का था। लेकिन इसके जो सेनापति था उसका नाम था बैरम खां। ये वास्तविक युद्ध लड़ा गया था बैरम खां और किसके बीच में, हेमू के बीच में। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ दोस्तों। हेमू ने अपने जीवन के अंदर 21 लड़ाइयाँ लड़ी थी और वो कभी नहीं आ रहा था। हेमू ये रेवाड़ी के अंदर एक व्यापारी वर्ग था, दूसर दूसर जाति का व्यक्ति था। धीरे धीरे ये जो शेरशाह सूरी के वंशज थे ना, उनकी सेना के अंदर भर्ती हुआ। ठीक है, उसके बाद इसने ये युद्ध कला के अंदर इतना निपुण था कि इसने कोई भी युद्ध नहीं हारा। अब आप ये सोचते होगे कि बड़ा ताकतवर था या कैसे था कि इसने कोई भी युद्ध नहीं हारा। दोस्तों, युद्ध जो ये लड़ता था ना, ये बड़ी प्लानिंग से लड़ता था कि भाई किस तरह से मेरे को सेना को कौन से पार्ट को आगे रखना है और कौन से को पीछे रखना है। ठीक है, ये चीजें बड़ी नीति बनाने में बड़ा माहिर था। दूसरी तरफ जो मुगल थे, मुगलों की भी ये खास बात थी कि वो युद्ध लड़ने के लिए वो सबसे पहले ये देखते थे कि जो दूसरी सेना है उसी के विजय का क्या कारण है। उन्होंने ये पता लगाया कि भाई एमू है ना, जो हाथी पर बैठा रहता है और अपने सारे शरीर को वो ढक लेता है कवच से, खाली उसकी आंख आंख दिखाई देती है। तो इन्होंने अपने दो निशानेबाज लगाए कि भाई जो टारगेट है ना एमू की आंख का होना चाहिए। तो युद्ध जीतने ही वाला था हेमू। लगभग ये 7 या 8 मिनट ये युद्ध चल जाता है ना, तो इसमें विजयी कौन होता, हेमू होता। लेकिन मुगलों का एक नियम था कि वे सारी सेना मारी जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे कितने भी सैनिक मारे जाए, लेकिन हमने सेनापति है या जो राजा आया हुआ युद्ध में, उस पर हमला करना, उसको खत्म करना है। एक तीर हेमू की आंख में आके लगा और हेमू अपने हाथी से नीचे गिर गया और फिर पकड़कर इसको मार दिया गया। अगर हेमू की मृत्यु नहीं होती तो भारत का इतिहास एक अलग ही होता कि हेमू की मृत्यु के पश्चात जब 1556 से लेकर भारत जब आजाद हुआ 1947 तक, दिल्ली के सिंहासन पर कोई भी हिंदू नहीं आ पाया। क्योंकि 1857 की क्रांति के 1803 में तो दिल्ली पर पूरी तरह से किसने अधिकार कर लिया था, अंग्रेजों ने, 1803 में। ठीक है, समझ में आया ये। मुगलों के बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गई थी। तो इस तरह से एक वीर योद्धा इस युद्ध के अंदर मारा गया। अब नहीं, अगर ये नहीं मारा जाता तो भारत का इतिहास कुछ अलग ही होता। और हेमू को अपने रेवाड़ी का शासक था, अपनी वीरता के लिए जाना जाता है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। उसके बाद कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंध है? दोस्तों, कई बार हम ये कह देते हैं मोखरा मदीना, कह देते हैं ना मोखरा मदीना। ये एक दोस्तों एक महिला रेसलर जिन्होंने भारत के लिए पहली बार मेडल जीतने का काम किया था ओलंपिक के अंदर। तो क्योंकि इससे पहले कोई भी महिला ओलंपिक के अंदर मेडल जीत के नहीं आई थी। साक्षी मलिक 2016 में
जो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक, ये भी ध्यान रख लेना, कांस्य पदक। ओलंपिक के अंदर मेडल जीतने वाली वैसी जो महिला थी ना, वेट लिफ्टर, कर्णम मल्लेश्वरी, तो ये थी पहली महिला, ये थी, इन्होंने मेडल जीता था। और रेसलिंग में जो जीता वो थे साक्षी मलिक। और मोखरा जो ये गांव आता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा यहाँ पर, और रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये डाटा आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। रियो ओलंपिक, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? सुल्तानपुर, दोस्तों सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है, ये रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद या पंचकुला, ये दोस्तों गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर वहां पर एक गांव है, सुल्तानपुर क्या है, गांव है, उसी के नाम से इसको सुल्तानपुर पक्षी विहार बना दिया गया। और जैसे क्वेश्चन ये भी आ जाता है, पहले ये पक्षी, जो पक्षियों का एक बायोस्फीयर होता है ना, पक्षियों के लिए वो था। फिर बाद में 1989 में, 1989 में इसको किसका दर्जा दे दिया, नेशनल पार्क का नाम दर्जा दे दिया गया, इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। और एरिया इसका पूछ लिया जाता है, तो एरिया में 1.3 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है ये। हरियाणा के अंदर दो ही नेशनल पार्क हैं, एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक है कलेसर। कलेसर ये यमुना नदी, यमुनानगर के अंदर है, इसको बनाया गया था 2003 में। ये पॉइंट ध्यान रखते रहना। जो चीज दोस्तों मैं बताने लग रहा हूँ आपको अलग, वो आपने नोट करती जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों, हमारा स्पेशल हरियाणा जीके के लिए भी बैच चला हुआ है। आप 199 में आप हमारा बैच हमारे ऐप से ले सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और आप हमारी ऐप एडू चाणक्यन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको जैसे जो भी अभी हरियाणा के अंदर पीजीटी के इंटरव्यू चले हुए हैं उसके लिए बैच मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो दूसरे हैं कोर्सेज वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो आपकी हम अच्छी तैयारी कराएंगे, तो आप हमारे इस सारे कोर्सेज को ऐप पर आकर देख सकते हो। और आप को कोई भी यदि इंक्वायरी करनी है तो आप 9996406888 पर आप एक कॉल भी कर सकते हो, आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो नेशनल राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान किस स्थान पर, एनडीआरआई, यमुनानगर, पानीपत, फरीदाबाद या करनाल? तो दोस्तों जो एनडीआरआई है ये कहाँ पे है, करनाल के अंदर, करनाल में। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एक बार ये से भी आया था एसएससी के अंदर कि करनाल में इसकी स्थापना कब की गई, तो दोस्तों इस करनाल में इसको स्थापित किया गया 1955 में, ठीक है। गेहूं के लिए रिसर्च सेंटर वो भी कहाँ पे, करनाल। ये देखो जो एक क्लोन तैयार किया गया था, पहली कटड़ी का क्लोन गरिमा, वो भी कहाँ पे किया गया था, करनाल के अंदर। आपने मिट्टी ये की जांच करवानी है कि भाई इस मिट्टी के अंदर कौन सी कमी है मेरी के, तो उसके लिए भी जो जांच के अंदर वो कहाँ पर है, वो भी करनाल के अंदर है। तो भैंस के लिए और उसके बाद गेहूं के लिए, तो ये सारे रिसर्च सेंटर वो कहाँ पर है, मिट्टी की जांच के लिए ये करनाल के अंदर है। और राजा कर्ण की नगरी कहते हैं, लिबर्टी शूज भी यहीं पर मिलेंगे आपको। बिल्कुल साफ सुथरा शहर है करनाल। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? जब हरियाणा बना तो 7 जिले थे, या 8 9 10 कितने थे दोस्तों? तो यहाँ पर थे 7 जिले। ये 7 जिले में कौन से आएंगे, लाइन बताई मैंने, ये लाइन लिख लेना, महेंद्र करे, महेंद्रगढ़ पहले नाम देंगे हम किसको, महेंद्रगढ़। उसके बाद आएंगे आप
करनाल, अंबाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, जींद। ये दोस्तों जो सारे जिले हैं ना, ये जब हरियाणा बना तो उस दौरान 7 जिले हरियाणा को मिले थे और एरिया का मिला 34.8%। 1 नवंबर 1966 को। अब जिले हो गए हैं 22। लास्ट में बना चरखी दादरी। क्लियर ये। नेक्स्ट देखिए आप, दिल्ली पर गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, अभी हमने डिस्कस किया था, हर्षवर्धन, हेमचंद्र, राव तुलाराम या मोहन सिंह। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला कौन था? हेमचंद्र। निकनेम हेमू। कौन सी लड़ाई के अंदर माना गया ये? शहीद कौन सा हुआ? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी उसके अंदर शहीद हुआ था। रेवाड़ी, दूसर जाति, इसका संबंध है। नेक्स्ट देखिए आप, पीरबारा वन, वन्य वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? बायोस्फीयर कहां पे है? ये दोस्तों जींद जिले के अंदर है, तो राइट आंसर आपका रहेगा जींद। देखो एक और आता है जैसे सरस्वती, वन्य जीव अभ्यारण्य सरस्वती के बारे में आ जाए तो सरस्वती का आप कैथल और कुरुक्षेत्र के अंदर बताओगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, कैथल और कुरुक्षेत्र, इसका ज्यादा हिस्सा है वो कौन से में है? कैथल में, सरस्वती का। नेक्स्ट, महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। दोस्तों हरियाणा की एक महिला जिसने 2 बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का काम किया है तो वो रहेगी संतोष यादव। संतोष यादव का संबंध रेवाड़ी, ये ध्यान रख लेना, रेवाड़ी। और एक बार तो 1992 और एक बार 1900 मई 1992 और मई 1993 यहां पर इसमें चढ़ाई। विश्व की 2 बार चढ़ने वाली महिला एकमात्र ऐसी महिला है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर 8,848 मीटर। फीट में बात करें 29,029 फीट। नेपाल में नाम जाया जाता है इसको सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट डे मनाते हैं 29 मई को। देखो कितनी बात बता दी मैंने। पहली महिला थी जुंको तेबई, जुंको तेबई विश्व की 1975 में। भारत की, भारत की बछेंद्री पाल 1984 में, बछेंद्री पाल। तो देखो दोस्तों ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। इसका संबंध जापान से, इसका संबंध उत्तराखंड से, इसका संबंध रेवाड़ी, संतोष यादव हरियाणा। याद रह जाएंगे ये डाटा। नेक्स्ट देखना, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया क्योंकि उस दौरान मंत्री ये थे। थानेसर नामक स्थान पर किस राजा की राजधानी थी? बताइए, हर्षवर्धन, अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त?
थानेसर का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ है वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन। वर्धन वंश का शासक था दोस्तों ये हर्षवर्धन। देखो हर्षवर्धन ये 589 ईस्वी के अंदर हुआ है। थानेसर के बाद किसने अपनी राजधानी बनाई थी? कन्नौज को। ये क्वेश्चन भी बता रहा था कि कौन से राजा ने अपनी राजधानी कन्नौज, क्योंकि इनकी सिस्टर की शादी हुई थी कन्नौज में, कन्नौज के साथ उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर इसने क्या उसके बेटे को संभालने के लिए अपनी राजधानी कन्नौज बना ली थी। मात्र 17 साल का था ये, 17 वर्ष का जब ये शासक बना था। इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षचरित नामक पुस्तक इन्हीं के बाणभट्ट ने लिखी है। और हर्षवर्धन की पुस्तक है रत्नावली। चीनी यात्री हेनसांग इन्हीं के दरबार में आया 635 में, 41 तक रहा। इन्होंने अपने इसको विज्ञान का केंद्र बनाया। बौद्ध केंद्र भी था ये। कुरुक्षेत्र के दोस्तों एक चीज और बताऊंगा, जैसे हरियाणा विधानसभा के अंदर जो चुनाव लड़ा जाता है ना, जो कुरुक्षेत्र शहर की सीट नहीं है वो है थानेसर की। जो एमएलए आएगा, एमएलए वो थानेसर सीट से आएगा, ये आएगा। ये चीज आपने ध्यान रख लेनी है इसके बारे में। देखो जो हरियाणा के अंदर पहले आए वर्धन वंश, वर्धन, वर्धन के बाद तोमर, फिर आए चाहमान या चौहान भी जिसको कह सकते। तो तीन मुख्य वंश थे जिन्होंने हरियाणा में शासन किया, वर्धन, तोमर, चाहमान, चौहान। नेक्स्ट देखिए आप, खिलाड़ी रामहेर का संबंध किससे है, यानी कौन से गेम से थे रामहेर का संबंध? कबड्डी, हॉकी, गोल, गोला फेंक या हैंडबॉल? रामहेर का संबंध दोस्तों ये कबड्डी से रहा है। कबड्डी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे, ठीक है। एक इन्हीं से मिलते जुलते राम सिंह, ये भी दोस्तों कबड्डी के ही खिलाड़ी रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो लेके आते रहेंगे। आप पहली बार यदि आप हमारे चैनल पे आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को लाइक कीजिए। हरियाणा में राज्यसभा की कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 2, 4, 5, 7। तो दोस्तों राज्यसभा में जो जाते हैं वो जाते हैं 5 जाएंगे, ठीक है। लोकसभा के अंदर 10, तो टोटल एमपी जाते हैं हरियाणा से 15। विधानसभा की सीटें हैं 90, 90 में से 17 एससी के लिए रिजर्व सीट है, ये आपने ध्यान रख लेना है। और हरियाणा एक सिंगल हाउस है, यहाँ पर खाली विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। 2026 में हरियाणा में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, नया प्री सीमन आयोग का गठन होगा, ये क्लियर। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। तो दोस्तों आप प्ले स्टोर से जाकर आप हमारी इस ऐप को एडू चाणक्यन को डाउनलोड कीजिए। तो मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। एक चीज और सर,